आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 37। सिरोही राजस्थान। सुरभि ने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि वह अब चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ ने उसके बिखरे बालों को संभाला हुआ था और सुरभि उल्टियां कर रही थी। उल्टी करने के बाद सुरभि सीधी खड़ी हुई तो सिद्धार्थ ने उसे पास पड़ी बेंच पर बिठाया और गाड़ी में रखी पानी की बोतल लेकर उसके पास चला आया। उसने बोतल का ढक्कन खोला और सुरभि की तरफ बढ़ाकर कहा, थोड़ा पानी पी लो और अपना मुंह साफ कर लो। सुरभि ने बोतल लिया और जैसे तैसे करके पानी तो पी लिया, लेकिन मुंह धोना उसके बस की बात नहीं थी। ये देखकर सिद्धार्थ उसके पास आया। उसने उसके हाथ से बोतल ली और हाथ में पानी लेकर खुद ही उसका मुंह साफ करने लगा। ऐसा करते हुए सिद्धार्थ के मन में सुरभि को लेकर कोई भावना नहीं थी। वह बस ऐसी हालत में सुरभि को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था। सुरभि का मुंह धोकर उसने जेब से रुमाल निकाला और सुरभि का मुंह साफ कर दिया। थककर सिद्धार्थ वहीं बैठ गया और बेंच और बोतल में बचा आखिरी पानी खुद पी लिया। सुरभि की आंखें भारी हो रही थी और वह ठीक से ना बैठ पा रही थी, ना ही सिद्धार्थ से बात कर पा रही थी। मैंने कहा था तुमसे, तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। अब अपनी हालत देखो, ऐसे घर कैसे जा पाओगी तुम? सिद्धार्थ ने सुरभि से कहा। सुरभि जिसे कोई होश नहीं था, उसने सिद्धार्थ की बाह अपने दोनों हाथों में थामी और अपनी ठुड्डी सिद्धार्थ की बाह से लगाकर कहा, किसने कहा मैंने पी रखी है? मैं तो बिल्कुल होश में हूं। हाँ, सही कहा, तुमने नहीं, मैंने पी रखी है, सिद्धार्थ ने खिंचकर कहा और सामने देखने लगा, क्योंकि सुरभि इस तरफ प्यार से देख रही थी कि उसे अजीब लग रहा था। सुरभि ने सिद्धार्थ की बाह से ठुड्डी हटाई और सीधे बैठकर कहा, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें घर जाने में प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। वैसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन तुम नशे में हो। घर जाते वक्त रास्ते में कहीं गिर गए तो तुम्हें कौन संभालेगा? अच्छा, तो तुम मुझे संभालोगी, सिद्धार्थ ने ताना मारकर कहा। सुरभि ने सिद्धार्थ की बाह को अपने दोनों हाथों में थामे रखा और अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। सिद्धार्थ ने अपने कंधे पर सुरभि का सर देखा और अगले ही पल सुरभि ने उदासी भरे स्वर में कहा, लेकिन मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। इस वक्त मैं कितनी उलझनों में हूँ, सिर्फ मैं जानती हूँ। जिससे मैंने प्यार किया, जिसके साथ शादी के सपने देखे, वही इंसान मुझे समझ नहीं पाया और 4 साल के रिश्ते को 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया। हाँ, कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ ने सुना तो उसे समझ आया कि आज सुरभि का ब्रेकअप हुआ है और इसलिए वह इतना दुखी है। कुछ देर पहले जिस सुरभि पर सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था, अब उसी सुरभि पर उसे तरस आने लगा। उसने सुरभि को अपने कंधे से सर हटाने को नहीं कहा और वहां बैठकर उसकी बातें सुनता रहा, जो कि थोड़ी अजीब थी, लेकिन सुरभि का मन खाली करने के लिए काफी थी। वहां बैठे बैठे रात के 11 बज चुके थे। सिद्धार्थ ने देखा कि काफी रात हो गई है तो उसने सुरभि को उठाया और संभाल कर गाड़ी के पास ले आया। सुरभि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जैसे ही बैठी, उसके पैर का एक सैंडल खुलकर गिर गया। सिद्धार्थ ने देखा तो झुककर सैंडल उठाया और अपने हाथ से सुरभि के पैर में पहना दिया। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर घमंड का कोई नामो निशान नहीं था। उसने सुरभि के दोनों पैरों को अंदर किया और दरवाजा बंद कर खुद ड्राइवर सीट पर चला आया। सिद्धार्थ ने गाड़ी स्टार्ट की और सुरभि को लेकर वहां से निकल पड़ा। गाड़ी के डैशबोर्ड पर सुरभि का पर्स रखा था। नशे के कारण सुरभि सो चुकी थी। सिद्धार्थ आराम से गाड़ी चला रहा था कि सुरभि के बैग में रखा उसका फोन बजा। सिद्धार्थ ने एक बार इग्नोर किया, अगली बार फोन फिर बजा तो सिद्धार्थ ने गाड़ी की स्पीड धीरे की और पर्स से फोन निकाल कर देखा। स्क्रीन पर अनिकेत का नाम देखकर सिद्धार्थ ने एक नज़र सोई हुई सुरभि को देखा और फिर अनिकेत का कॉल काटकर फोन को स्विच ऑफ कर दिया। उसने फोन वापस पर्स में रखा और पर्स को डैशबोर्ड पर। सिद्धार्थ ने एक नज़र फिर सुरभि को देखा और अपना ध्यान सामने लगा लिया। सोई हुई सुरभि शांत और मासूम लग रही थी, जबकि जागते हुए तो वह हमेशा सिद्धार्थ का खून कर देने के मूड में रहती थी। सिद्धार्थ सुरभि से हुई मुलाकातों को याद करके मुस्कुरा उठा। सुरभि के घर का एड्रेस तो उसे पता नहीं था, इसलिए वह उसे अपने घर लेकर आया। गनीमत था जगदीश जी और गिरिजा घर में नहीं थे,
बल्कि शहर से बाहर किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और अगले दिन शाम तक आने वाले थे। सुरभि सिद्धार्थ को गोद में उठाकर अंदर लेकर चला आया। वह सुरभि को लेकर अपने कमरे में आया और उसे बिस्तर पर लेटाकर कहा, आह कितनी भारी हो तुम। सुरभि नींद में कुनमुनाई और करवट बदल कर सो गई। सिद्धार्थ उसके पैरों के पास आया, उसके सैंडल निकाले और बिस्तर पर पड़ा कंबल उसे उड़ाकर कमरे की लाइट बंद कर दी। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा आधा बंद किया और हॉल में चला आया। उसने अपनी शर्ट के बाजू के बटन खोलकर स्लीव्स को फोल्ड किया और किचन में आ गया। पानी का बोतल उठाया और एक सांस में आधा बोतल खाली कर दिया। खाने में कुछ बना नहीं था और सिद्धार्थ को अब भूख लगने लगी थी। सिद्धार्थ किचन से बाहर आकर हॉल में चला आया और सोफे पर आ बैठा। उसने अपना फोन निकाला और अपने लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने लगा। आनंद निलय अपार्टमेंट, मुंबई। संडे होने की वजह से पृथ्वी देर तक सोता रहा। अवनी ने भी उसे नहीं जगाया और चुपचाप अपना काम करती रही। अवनी ने घर की सफाई की, नहाकर पूजा की और कपड़े धुलने के लिए मशीन में डाल दी। नाश्ता बनाने के लिए अवनी किचन में चली आई। वह नाश्ते की तैयारी कर ही रही थी कि तभी बेल बजी। अवनी किचन से बाहर आई, तब तक बेल फिर बज चुकी थी और पृथ्वी की नींद भी टूट चुकी थी। पृथ्वी आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गया और अवनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अवनी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने नकुल खड़ा था। गुड मॉर्निंग भाभी, नकुल ने मुस्कुराकर कहा। सुबह सुबह नकुल को आया देखकर अवनी मुस्कुराई और कहा, गुड मॉर्निंग, अंदर आइए। नकुल अंदर चला आया। उसके हाथ में एक गोल डिब्बा था जिसे उसने अवनी की तरफ बढ़ाकर कहा, ये मेरी आई ने आपके लिए भेजा है, इसमें थाली पीठ है। और मेरे लिए? सोफे पर बैठे पृथ्वी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं हूं ना। नकुल ने पृथ्वी के बगल में बैठते हुए कहा। थालीपीठ, ये नाम अवनी पहली बार सुन रही थी। थालीपीठ महाराष्ट्र में बनने वाला सुबह का नाश्ता है जिसे यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। अवनी डिब्बा लेकर किचन में चली आई। उसने अपने और पृथ्वी के साथ साथ नकुल के लिए भी नाश्ता लगाया और बाहर चली आई। हाथ मुंह धोकर पृथ्वी भी आ चुका था। अवनी ने नाश्ते में पोहा और चाय बनाई थी। उसने जब प्लेट नकुल की तरफ बढ़ाई तो नकुल ने खुश होकर कहा, अरे वाह भाभी, ये तो मेरा फेवरेट है। अवनी ने सुना तो मुस्कुरा दी और अपनी प्लेट लेकर सिंगल सोफे पर आ बैठी। पृथ्वी ने अपनी चाय उठाई और एक घूंट भरकर नकुल से कहा, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी के लिए नाश्ता लेकर आया था, नकुल ने खाते हुए कहा। ये तो हुआ बहाना, अब असल वजह बताओ, पृथ्वी ने कहा। नकुल ने एक नजर पृथ्वी की तरफ देखा और फिर ध्यान खाने में लगाकर कहा, आज शाम सोसाइटी के ग्राउंड में मैच है। तो? पृथ्वी ने कहा, तो मैं चाहता हूं कि तुम खेलो और आज का मैच हम जीत जाएं। नकुल ने खाते हुए कहा, हाँ आज का मैच तो मैं वैसे भी खेलने वाला हूं, मैंने किसी से जीतने का वादा जो किया है। पृथ्वी ने कहा और अवनी की तरफ देखा तो पाया कि अवनी उसी की तरफ देख रही है। नकुल ने सुना तो खुशी से पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, हाँ क्या तुम सच कह रहे हो? हो थैंक गॉड पृथ्वी, तुम खेल रहे हो। आज फिर सामने वाली टीम बुरी तरह से हारने वाली है। सामने वाली टीम का कैप्टन कौन है? पृथ्वी ने खाते हुए पूछा। अरे अपना लक्ष्य, उसी की टीम के साथ तो आज का मैच है। लेकिन देखो, तुम ये मत सोचना कि सामने वाली टीम में तुम्हारा भाई है, तुम्हें उन्हें हराना ही है, समझे? नकुल ने कहा। अवनी ने सुना तो नकुल और पृथ्वी की तरफ देखने लगी। दोनों भाई इस मैच में आमने सामने होंगे, ये सोचकर अवनी के चेहरे पर परेशानी के भाव तैर गए। अवनी ने उस शाम पृथ्वी के लिए लक्षित की नाराजगी देखी थी। उसने पृथ्वी को मना करने का सोचा, लेकिन उससे पहले ही पृथ्वी बोल पड़ा, ओह वाह, ये तो और भी अच्छा है। अब उसको बताऊंगा बड़ा भाई क्या होता है। मैं आज का मैच जरूर खेलूंगा और जीतूंगा भी। ये की ना तुमने मर्दों वाली बात। अगर आज का मैच जीता तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, नकुल ने खुश होकर कहा। नहीं, आज अवनी घर पर खाना बनाने वाली है। मेरे ऑफिस के लोग अवनी से मिलने डिनर पर आ रहे हैं, पृथ्वी ने कहा। हाँ तो ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा। क्यों भाभी, मैं आ सकता हूं ना? नकुल ने अवनी से कहा। जी, अवनी ने मुस्कुरा कर कहा। पृथ्वी ने अवनी की तरफ देखा और उसके कुछ कहने से पहले ही अवनी ने पलकें झपकाकर उसे ये जवाब दिया कि वह कर लेगी। नाश्ते के बाद अवनी दूसरे कामों में लग गई
और पृथ्वी नकुल के साथ बैठकर बातें करने लगा। वैसे भी शादी के बाद पृथ्वी नकुल से बहुत कम मिल पाता था और बात तो होती ही नहीं थी। सोसाइटी के गार्डन में पड़ी बेंच पर बैठा लक्षित किसी सोच में डूबा था और हाथ में पकड़ी बॉल को जमीन पर मारता और कैच करता। उसने अपनी टीम को प्रैक्टिस के लिए बुलाया था, लेकिन प्रशांत को छोड़कर कोई भी नहीं आया। प्रशांत ने जब लक्षित को देखा तो उसके पास आया और कहा, तुम अकेले बैठे हो, बाकी सब कहाँ हैं? आज संडे है ना, तो सबने कहा है कि वो अपना संडे एंजॉय करेंगे और मैच खेलने के लिए शाम में आएंगे। लक्षित ने बुझे स्वर में कहा, क्या यार, एक तो हम लोगों के जीतने की चांस पहले से कम है और ऊपर से वो लोग प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहे। प्रशांत ने लक्षित के बगल में बैठते हुए कहा, मुझे तो लगता है आज का मैच हम हार जाएंगे, फिर इसके बाद हमें बड़े लड़कों के सामने सर झुकाकर चलना पड़ेगा। ये कितना बुरा होगा, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। लक्षित ने मायूस होकर कहा, नहीं चाहते तो फिर अपने दादा से बात करो ना, उन्हें हमारे साथ खेलने के लिए कहो, उनकी बैटिंग अच्छी है और हमें आज वो मैच जिता भी सकते हैं, प्रशांत ने कहा। लक्षित ने सुना तो उलझन में पड़ गया। पृथ्वी के सामने जाकर वह भला उससे मदद कैसे मांग सकता था? उस पर आखिरी बार जब पृथ्वी से मिला था तब उसने पृथ्वी को कैसे लुक दिया था? इसके बाद तो पृथ्वी शायद ही उसकी मदद करे। उसने प्रशांत की तरफ देखा और कहा, मैं उन्हें अपने साथ खेलने के लिए नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? प्रशांत ने पूछा। बस नहीं कह सकता, लक्षित ने उदास होकर कहा। तुम्हारा उनसे झगड़ा हुआ है क्या? प्रशांत ने अंदाजा लगाते हुए कहा। लक्षित ने हामी में गर्दन हिला दी तो प्रशांत ने कहा, हाँ समझ गया, तुम उनसे नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो कह सकता हूं ना। वो नहीं मानेंगे, लक्षित ने कहा। ये तुम्हें कैसे पता? वो माने या ना माने, हमें एक कोशिश तो करके देखनी चाहिए ना। चलो मेरे साथ, प्रशांत ने उठकर कहा। कहाँ? लक्षित ने हैरानी से पूछा। पृथ्वी भैया के पास। तुम बात मत करना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने सुना है बड़े लड़कों की टीम में वो भी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी साइड से खेले, प्रशांत ने कहा। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, लक्षित ने कहा। ओफो, चलो भी, तुम कुछ मत बोलना, सब मैं बोलूंगा, प्रशांत ने कहा और लक्षित को घसीटते हुए अपने साथ ले गया। दोनों पृथ्वी के अपार्टमेंट में पहुंचे और लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर चले आए। इस बीच लक्षित उसे मना करता रहा, लेकिन प्रशांत ने उसकी एक नहीं सुनी। दोनों पृथ्वी के फ्लैट के सामने आकर खड़े हो गए। प्रशांत ने अपना बैट लक्षित को दिया और बेल बजा दी। पृथ्वी नहाने गया हुआ था और नकुल हॉल में बैठकर अपना फोन चला रहा था। वह जैसे ही उठने को हुआ, अवनी ने हाथ से उसे बैठने का इशारा किया और खुद दरवाजा खोलने चली आई। अवनी ने दरवाजा खोला। एक अनजान लड़के को सामने देखकर अवनी हैरान थी और उसने कहा, जी कहिए। प्रशांत ने अपने पीछे खड़े लक्षित को देखा तो लक्षित उसके पीछे से निकलकर बगल में चला आया। लक्षित को वहां देखकर अवनी हैरान भी थी और खुश भी। उसने मुस्कुराकर लक्षित को देखा और कहा, अरे आप यहाँ? हेलो दीदी, हमें पृथ्वी भैया से मिलना है, प्रशांत ने कहा। लक्षित ने जब प्रशांत के मुंह से अवनी के लिए दीदी सुना तो उसकी टी शर्ट की बाह खींचकर उसे अपनी तरफ किया और दबे स्वर में कहा, ये दीदी नहीं भाभी है। लक्षित ने धीरे से कहा, लेकिन अवनी ने सुन लिया। उसने अपने दोनों हाथों को बांधा और लक्षित की तरफ देखकर प्यार से कहा, मैं आपकी भी भाभी ही लगती हूँ। लक्षित ने सुना तो खामोशी से अवनी को देखने लगा। अंदर बैठे नकुल ने देखा कि अवनी अभी तक दरवाजे पर खड़ी है तो वह उठकर आया और जब उसने प्रशांत और लक्षित को देखा तो हैरान रह गया। नकुल अवनी के बगल में आकर खड़ा हो गया और लक्षित से कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें पृथ्वी भैया से मिलना है, प्रशांत ने कहा। किस लिए? नकुल ने भाव चढ़ाकर पूछा। वो हम आपको क्यों बताएं, हमें उनसे ही बात करनी है, प्रशांत ने अकड़ कर कहा। नकुल अपने से छोटे किसी लड़के की अकड़ सह ले, ये भला कैसे हो सकता था? उसने प्रशांत का कान पकड़कर मरोड़ा और कहा, अच्छा बेटा, इतनी हिम्मत, चुपचाप बोलो यहाँ क्यों आए हो? नकुल जी छोड़िए उन्हें, क्या कर रहे हैं आप? अवनी ने नकुल से कहा तो नकुल ने प्रशांत का कान छोड़ दिया। भाभी कितनी अच्छी है और एक आप है खड़ूस कहीं के, प्रशांत ने मुंह बनाकर कहा तो नकुल फिर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार लक्षित सामने आ गया और तनकर कहा, नकुल भैया अब आप जाति कर रहे हैं,
आप मेरे दोस्त को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। नकुल कुछ कहता इससे पहले पृथ्वी तौलिए से अपने बाल पोंछते हुए दरवाजे पर आया और नकुल को पीछे करके कहा, क्या हो रहा है यहाँ? पृथ्वी को देखकर प्रशांत मुस्कुरा उठा तो वही लक्षित पीछे हट गया और दूसरी तरफ देखने लगा। लक्षित को वहां देखकर पृथ्वी हैरान था और फिर उसने प्रशांत से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पृथ्वी भैया, आज सोसाइटी के ग्राउंड में मैच है और हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम से खेलें। प्लीज भैया, हमें दूसरी टीम को हराना है, प्लीज, प्रशांत ने रिक्वेस्ट करके कहा। पृथ्वी ने सुना तो लक्षित की तरफ देखा और प्रशांत से कहा, ठीक है, लेकिन अपने दोस्त से कहो कि ये मुझसे रिक्वेस्ट करेगा तब मैं खेलूंगा। ए पृथ्वी, तू मेरे अगेंस्ट खेलेगा? पास खड़े नकुल ने कहा। थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। पृथ्वी ने नकुल को घूर कर कहा। ए लक्षित, बोलो ना अपने दादा से कि आज का मैच ये हमारी टीम से खेले, प्लीज। प्रशांत ने धीरे से कहा। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। लक्षित ने नजरें झुकाए धीरे से कहा। प्लीज ना लक्षित, तुम नहीं बोलोगे तो पृथ्वी भैया नहीं खेलेंगे। प्लीज, आज के मैच के लिए, उसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ करने को नहीं कहूंगा, प्रशांत ने कहा। बेचारा लक्षित उलझन में पड़ गया। उस रात कितने एटीट्यूड के साथ उसने पृथ्वी से बात की थी और अब उसे पृथ्वी से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था। ए बच्चे लोग, जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पृथ्वी ने प्रशांत के सामने चुटकी बजाकर कहा। प्रशांत ने मासूम सा मुंह बनाकर आंखों ही आंखों में लक्षित से बोलने का इशारा किया। लक्षित ने अपना दिल मजबूत किया और पृथ्वी की तरफ देखकर कहा, दादा, क्या आप आज का मैच हमारी टीम से खेलेंगे प्लीज? लक्षित के मुंह से आज कितने दिनों बाद पृथ्वी को दादा सुनने को मिला था। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन चेहरे पर कठोर भाव लाकर कहा, हरगिज नहीं, मैं अपने दोस्त की टीम से खेलूंगा। लक्षित ने सुना तो पहले पृथ्वी को देखा और फिर गुस्से से प्रशांत को, क्योंकि उसके कहने पर ही उसने पृथ्वी से रिक्वेस्ट की थी और जवाब में ना सुनने को मिला। ये की ना तूने दोस्तों वाली बात। ए, तुम दोनों फुटो यहाँ से और जाकर प्रैक्टिस करो, आज का मैच तो तुम लोग बुरी तरह हारने वाले हो, नकुल ने प्रशांत और लक्षित दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहा। मायूस होकर दोनों चुपचाप वहां से चले गए। अवनी ने यह सब देखा तो पृथ्वी से कहा, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था पृथ्वी। पृथ्वी अवनी की तरफ पलटा और बहुत ही सधे हुए स्वर में कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर मैडम जी। तो दोस्तों, क्या होगा सुरभि का रिएक्शन जब वह खुद को पाएगी सिद्धार्थ के घर में, उसके कमरे में? क्या आज का मैच जीत पाएगी लक्षित की टीम, या रहना होगा उन्हें दूसरी टीम के सामने हमेशा सर झुकाकर? क्या अवनी करेगी पृथ्वी से रिक्वेस्ट लक्षित का साथ देने की? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।